हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। आप सभी जानते हैं कि हम एक 68th बीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स जो है यूट्यूब पे लेकर के आप सबके लिए लेकर के आए हुए हैं। उसके रिगार्डिंग काफी सारे वीडियोज आ चुके हैं। एक एसे का वीडियो आ चुका है जिसमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट डिस्कस किया था, और उसमें हमने ऑलमोस्ट सभी चीजें समझ ली थी कि आखिर एसे को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये सेशन उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले वाला था, लेकिन इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड सारी चीजों को समझेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज इसमें हैं। एक और बात है कि विमेन एम्पावरमेंट वाला जो सेशन हमने डील किया था वो सोसाइटी से रिलेटेड है, इसलिए ये जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज आप कह लो, ये टॉपिक हमने इन्वायरमेंट से चुना है कि इसके भी आने की संभावना काफी होगी। ठीक है, हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आपके लिए टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसके आने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आखिर प्रेसिंग इशू क्यों हुआ, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग का अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो ये इशू अभी नया फिनोमिनन नहीं है। हिस्टोरिकली आइस एज और जियोग्राफिकल आप डेट लाइन में जाओगे तो धरती का जो तापमान है वो बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। लेकिन ये प्रेसिंग इशू इसलिए हुआ कि अभी कुछ बीते डिकेड्स में ये देखा गया कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वन अनयूजुअली काफी रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। जो ट्रेंड था, तापमान तो बढ़ रहा था, लेकिन जो ट्रेंड था बढ़ने का वो काफी तेज था, इसलिए जो है ये एक मेजर इशू बन करके हो रहा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसके चलते जो इंक्रीज हो रहा था, इसके चलते जो है काफी इसके विजिबल रिपरकशंस देखे गए, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट कह लो आप या स्कॉलर्स हैं, इन्होंने इसके रिगार्डिंग फिर बात करनी स्टार्ट की। तो आप ऐसे समझो कि 1970s तक कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं हुआ था जिसमें कि हमने जो है एड्रेस किया था ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को। 1972 से जो है हमने बातचीत चालू की। तो इस सेशन में हम सब चीजों को समझेंगे, ठीक है ना, कि आखिर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू है, ठीक है ना। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, ठीक है। ओके, सबसे पहले ऑफ कोर्स एसे वाला सेशन है तो आप इंट्रो से स्टार्ट करोगे। मैंने बार बार बोला है कि इंट्रो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इस इंट्रो में आप सबसे पहले, जैसा कि मैं बताया था, स्टोरी चूंकि काफी इंगेजिंग होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, तो आप स्टोरी से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। ये बात क्लियर है। और लास्ट में मैंने बोला था कि भाई अगर आपको कुछ भी ना आए तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्या थी, उस सेशन को याद करो। सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे मैंने बोला था कि आप डेफिनेशन को रखोगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इंट्रो में आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। ऑस्कर अवार्ड स्टोरी ऑफ डिकैप्रियो, है ना, ये बहुत फेमस हीरो है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी आई थी रेवेनेंट, ठीक है, और इसके लिए इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। और उसके स्पीच में जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है उसने एक काफी महत्वपूर्ण जो है मुद्दा उठाया था क्लाइमेट चेंज का, जब वो शूट कर रहे थे वहां पे मूवी, ठीक है ना। आप रेवेनेंट मूवी देखोगे तो ऑलमोस्ट वो पोलर रीजन के अराउंड और काफी जहां पे बर्फ है वहां पे शूटिंग हुई है, उसका शूट का लोकेशन ही वैसा था। तो उस समय उसने बोला कि ऑलमोस्ट वो पोल्स के पास चले गए थे आइस के खोज में, है ना। मतलब आइस समझो कि ऐसे मेल्ट हो रहा है। तो उन्होंने काफी उस समय, वो अगर आप वो वीडियो देखोगे उसका, तो उसने काफी नहीं फॉर्मली ये बोला था कि क्लाइमेट चेंज जो है एक रियल इवेंट है, ठीक है ना, और ये थ्रेटनिंग है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए और इस पे हमें सोचने की जरूरत है। तो ये एक आप स्टोरी डाल सकते हो, काफी अच्छी, काफी अच्छा आपका इससे इंट्रो आएगा। आईपीसीसी के हाल ही में
सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट आया है, आप उसको भी कोट कर सकते हो, मैंने बताया था स्टोरी डाल सकते हो, रिपोर्ट डाल सकते हो, है ना। तो अगर रिपोर्ट डालना है तो आईपीसीसी का रिपोर्ट डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक करंट इवेंट डाल सकते हो कि भाई इंडोनेशिया ऐसी बड़ी कंट्री का कैपिटल ट्रांसफर हो गया, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा गया क्लाइमेट चेंज का, और इसकी आशंकाएं लगाई ही जा रही हैं कि जो आइलैंड स्टेट्स हैं उन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो ये डाल सकते हो आप। ग्रेटा थनबर्ग एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ठीक है ना, इसका यूएन में स्पीच भी आया था ये वाला, कि आपने मेरी जो चाइल्डहुड है उसको चुरा लिया और मेरे सपने चुरा लिए अपने एम्प्टी वर्ड से। यानी कि वो समय समिट हो रहा था, क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में, और जो वादे किए गए, जो चर्चा हुई, उससे ये नाराज थी और इसने ये स्टेटमेंट दिया था। काफी फेमस स्टेटमेंट है ये। तो ग्रेटा थनबर्ग स्पीच आप जो है कोट कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद जो है हम फिर डिफिनेशन पे प्रोसीड करेंगे कि भाई है क्या ग्लोबल वार्मिंग। सॉरी। तो आप बताओगे कि इसमें एक सस्टेन जो है एवरेज टेम्परेचर में राइज होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का ही तो गेम है। ग्लोबल वार्मिंग में अरे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर दो तरीके से बताया गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस में लिमिट में रखना है हमें, और 2 डिग्री सेल्सियस में लिमिट में रखना है। और ये जो लेवल है 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का, ये कब से मेजर किया जाता है, प्री इंडस्ट्रियल जो एरा था से, ठीक है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके जस्ट पहले जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस पे हमें लिमिट रखना है। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का ऑलमोस्ट क्या था, यही जिस्ट था। तो ये जो राइज है टेम्परेचर का, वही जो है देखा गया अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना। और ये राइज इतना सस्टेन्ड हुआ, इतना लॉन्ग इनफ हुआ कि ये क्लाइमेट चेंज लेकर के आया। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला गया। समझ में आया। टेम्परेचर के कंसिस्टेंट राइज के चलते क्लाइमेट में जो भी चेंज आएगा, तो जो सस्टेन्ड राइज ऑफ टेम्परेचर है वही ग्लोबल वार्मिंग है। सिंपल आसान शब्दों में। क्लियर। 1900 से आप देखोगे कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वह 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। 1900 से हमारा टारगेट इतना है, यानी कि ये तो मुश्किल लग रहा है अभी, ठीक है ना। ओके। इसके बाद से एक और थ्रेटनिंग न्यूज ये है कि भाई जो रेट ऑफ वार्मिंग है, मतलब जो गर्म होने की दर है, वो देखा गया है कि 1970 से, मतलब पूरे 1900 में जिस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा था, 1970 के बाद से वो रेट ट्रिपल हो गया है। अब देखो कितना तेजी से जो है ग्लोबल वार्मिंग डिटोरिएट कर रहा है सिचुएशंस को। टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये रेट आप देखो कि 1970 के बाद से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए। क्लियर है। तो ये इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना। ऐसे आप ये सब डेटा दोगे तो काफी इंपैक्टफुल आपका क्या होगा, इंट्रो होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि जितने भी एक्सपर्ट हैं हमारे, ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो एग्री करते हैं कि भाई जो भी ह्यूमन एक्शंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स नेचुरल एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज हैं, क्या क्या हो सकता है भाई, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, आपके गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से, फॉरेस्ट जलने से, ठीक है ना। ये जो है सबसे पावरफुल फोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर जो है ये रीजन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के ट्रेंड को अप किए हुए हैं। क्लियर। ये जो है सबने मान लिया ऑलमोस्ट, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है कि भाई एंथ्रोपोजेनिक जो है जितने एक्शंस हैं वो जिम्मेदार है। इसके बाद से आईपीसीसी ने भी बोला कि जो एवरेज टेम्परेचर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है ना, सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1950s के बाद की बात हो रही है, ठीक है। यह जो है जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, वो जो है पास्ट 500 ईयर में जो एवरेज टेम्परेचर था उससे ज्यादा है। आप समझ रहे हो बात, काफी ज्यादा है। तो ये एविडेंट, इसमें मतलब इन सारे एविडेंसेस से कुल मिला के बात यही है कि ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। ग्लोबल वार्मिंग जो है कोई ऐसा हवा में बात नहीं की जा रही है, ये सच्चाई है और इससे हमें
निपटना है हर हाल में, ठीक है। अभी मेन बॉडी में फिर आप आओगे तो एक कोट से स्टार्ट कर सकते हो, काफी फेमस कोट है ये, कि हम जो है अपने जो भी पूर्वज है उससे धरती इनहेरिट नहीं करते हैं, ठीक है ना, बल्कि हम अपने बच्चों से ये उधार लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट जो है कोट है, आप समझ पा रहे होगे ये कितना ही इस ऑलमोस्ट सारा जिस्ट दे देता है कि क्यों जो है क्लाइमेट चेंज को रोकना जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि हम तो अभी रिसोर्सेज का यूज करके चले जाएंगे कुछ दिन के बाद, हमारे बच्चों का आखिर क्या होगा। इसलिए स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। ये फोटोग्राफ जो है ये समराइज करता है पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को, भाई क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो आप मतलब मेनली जब बॉडी में आओगे तो ऐसे कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी काफी अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अभी जब आओगे तो उसके बाद आप एविडेंस पे आओगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का आखिर प्रमाण क्या है, कैसे पता चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रहा है। सबसे पहला कि जो क्रायोस्फीयर है, क्रायोस्फीयर का मतलब जो भी ऐसे एरिया जो कि आइस से कवर्ड होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये जो क्रायोस्फीयर है ये कॉन्टिन्यूअसली जो है श्रिंक कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूअसली मेल्ट कर रहा है। इससे दो तीन चीज होता है, इसको ध्यान से समझना। ऑब्वियसली ये श्रिंक कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी श्रिंक कर रहा है, लेकिन इसके चलते एक अल्बीडो एक टर्म होता है। अल्बीडो मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को वापस। अभी अल्बीडो जो है आइस का बहुत ज्यादा होता है, इसके चलते जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन है वो कम था। लेकिन अगर क्रायोस्फीयर श्रिंक करेगा, यानी कि आइस जो है वो श्रिंक कर रहा है अर्थ से, तो उसकी जगह पे जो भी आएगा वो उतना उस कलर का नहीं होगा जिससे कि सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट उसी इंटेंसिटी से कर सके, यानी कि सन का जो इंसुलेशन है वो फिर से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और फिर ग्लोबल वार्मिंग में और क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी, उसके रेट में बढ़ोतरी होगी। ये क्लियर है पॉइंट। क्रायोस्फीयर का श्रिंक करना ही बस नहीं है एविडेंस, बल्कि ये एविडेंस ये भी दिखाता है कि और कैसे डिटोरिएट हो सकता है ये सिचुएशन। दूसरा है कि ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से ऑब्वियसली एसिडिफिकेशन देखा गया, और ये भी एक बहुत बड़ा क्या है सबूत है। एटमॉस्फेरिक मीथेन का जो लेवल है, मीथेन ऑब्वियसली एक काफी प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस है, ये जो है 257%, ऑलमोस्ट 2.5 गुना जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आगे चला गया। देख रहे हो आप कितना ज्यादा मीथेन है, अभी एकदम से इसका सर्ज हुआ प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। ब्रैम्बल क्रे मेलोमिस, ये क्यों है भाई, ये है ब्रैम्बल क्रे मेलोमिस, देख लो इसको। ये पहला मैमल था जो कि एक्सटिंक्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्लियर है। इसके चलते जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस हुआ। हीट वेव्स जो है काफी फ्रीक्वेंट है। अभी हाल ही में न्यूज आया था कि भाई 8 लोग जो है वो उनका डेथ हो गया, कहां पे, महाराष्ट्र में, इस पेपर का न्यूज है ना। तो ये काफी एविडेंट है, और इसके स्पेल्स काफी अब लंबे हो रहे हैं, है ना। विंटर आप देखते होगे, विंटर का जो स्ट्रेच ऑफ टाइम मतलब पीरियड था, जितने टाइम तक विंटर रहता था इंडिया में वो काफी श्रिंक हो गया है। गर्मी का जो पीरियड है वो काफी एक्सटेंड हो गया है, ठीक है ना। ड्रॉट जो है ये कॉमन फेनोमेनन हो गया, इसके चलते रेनफॉल की अनसर्टेनिटी आती है। ऑलमोस्ट 1 साल के गैप के बाद जो है ड्रॉट बिहार जैसे राज्य में भी जहां की ठीक ठाक बारिश होती है वहां पे देखा जा रहा है। अनसीजनल रेनफॉल, इसके अभी मैं चर्चा कर रहा था। और साइक्लोन्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो बेल्ट है, अरबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है, अभी जो ये वाला रीजन है इसमें खूब साइक्लोन आता था। ये मतलब कॉमन फेनोमेनन था कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आएगा। इस वाले एरिया में साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। लेकिन कुछ सालों में ये देखा गया है कि ये वाला एरिया जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें भी काफी ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं। साइक्लोन का रिकर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये एक नया फिनोमेनन सामने आ रहा है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन जो है वो देखा जा रहा है। डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है कि राजस्थान से जब भी विंड्स
सैंड को लेकर के आती हैं, तो आसपास के जितने स्ट्रेच हैं उसमें ये डेजर्टिफिकेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, ये सारे बेल्ट जो है इसके शिकार हो, ठीक है ना। अभी इसके कॉज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? कॉज में फिर से एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की बात हम सबसे पहले करेंगे, ऑफ कोर्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका तो कुछ बताना ही नहीं है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के चलते क्या हो रहा है, तो मैं बताऊंगा आखिर क्यों होता है इसके चलते, लेकिन ग्रीन हाउस गैस जो है वो सबसे प्रोमिनेंट रीजन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके चलते जो लैंड यूज पैटर्न है वो भी जो है क्या हुआ है, जो चेंज हुआ है लैंड यूज का, जिस तरीके से पहले लैंड यूज होता था उसमें जो बदलाव आया उसके चलते अल्बीडो, अभी मैं समझा रहा था ना, अल्बीडो में चेंज आया और इसकी वजह से देखा गया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग में और सर्च आया। जैसे मान लो पहले फॉरेस्ट एरिया थे, अभी इस फॉरेस्ट एरिया को तुमने डाइवर्ट कर दिया एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, तो जो फॉरेस्ट का एल्बिडो पहले था या इस वेजिटेशन से जो टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा था इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, ये तो अर्बन हीट आइलैंड भी लाएगा, कंक्रीट जंगल। एग्रीकल्चर में जो आप खेती करोगे तो जो अल्बिडो का इंपैक्ट था वो फॉरेस्ट में जो था वो वैसा नहीं रहेगा, है ना। तो ये सारे लैंड पैटर्न चेंज हुए और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आई, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एक मेजर रीजन है, ठीक है। इसके अलावा लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये आप पूछोगे भाई इसमें कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि जो कैटल हमारे हैं उनके जो फार्ट वगैरह हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनसे मीथेन प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है जो हमारे लाइव स्टॉक है, और मीथेन जो आपको पता है पोटेंशियल क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और इसके चलते क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से होगा। फर्टिलाइजर्स जो है जिसमें नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन जो है क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है। इसके चलते भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है, और फ्लोरिनेटेड गैसेस जो है ये भी अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेजर कॉज है ये भी ग्लोबल वार्मिंग। अभी आप देखोगे ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को, तो इसमें कुछ नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सॉरी शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का कॉन्सेप्ट है। जो सोलर रेडिएशन होता है वो एक तरह से क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। अभी ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसके चलते क्या होता है कि ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसके चलते क्या होता है कि इसके लिए ट्रांसपेरेंट होती है हमारी धरती, ठीक है। तो गौर से देखो कि ग्रीन हाउस गैस में होता क्या है कि जो भी ये ग्रीन हाउस गैस है एक तरह से एक ब्लैंकेट जैसे होता है ना, वैसे एक सिस्टम क्रिएट करती हैं। ये ब्लैंकेट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मान लो कि जो सूरज से रेडिएशन आ रहा है, ये समझ लो कॉन्सेप्ट ये, सूरज से जो रेडिएशन आ रहा है ये शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसके लिए ये ग्रीन हाउस गैस ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ये आराम से पास कर जाता है। लेकिन जब अर्थ गर्म हो जाता है और ये जब छोड़ेगा क्या रेडिएशन, टेम्परेचर को मतलब रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये क्या करेगा, अरे किसमें करेगा, उधर से शॉर्ट वेव आ रहा था लेकिन ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि इंफ्रारेड वाले होते हैं उसको करता है। और इसके लिए क्या होता है कि ये जो है, ठीक है, ये जो है पार नहीं कर पाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, और इसके चलते क्या होता है कि टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज देखा जाता है, और ग्लोबल टेम्परेचर जो है इसी के चलते रेगुलरली क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना ग्रीन हाउस गैस होगा उतना ही ज्यादा ट्रैप होगा वो हीट अर्थ वाला, और इसके चलते टेम्परेचर में सर्ज होगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं कि भाई नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं। नेचुरल कॉजेज की बात की जाए तो सोलर रेडिएशन में भी वेरिएशन होता है। कैसे, आपने पढ़ा होगा डार्क स्पॉट साइकिल। अभी डार्क स्पॉट साइकिल में ये देखा गया कि सूरज जो है कभी कभी क्या होता है, उसका एक इंडेक्स चलता है, कभी वो खूब गर्म रहेगा और फिर से कूल डाउन थोड़ा करेगा। तो जब भी गर्म रहेगा उस समय पे क्या होगा, पृथ्वी गर्म होगी। जब कूल डाउन करेगा तो पास्ट में देखा गया है कि आइस एज वगैरह के फेनोमेनन होते थे। क्लियर है। इसके बाद से अल नीनो जो है एक प्रोमिनेंट रीजन है।
क्यों अल्नीनो प्रोमिनेंट रीजन है? क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इन सभी एरिया में जब भी देखा है अल्नीनो ईयर होगा तो क्या होगा, उस समय काफी ज्यादा वार्म होगा और एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से जो है काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, तो आप जानते ही हो, और इसके चलते भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अमेजोन फायर्स, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, इससे भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, फॉरेस्ट का डिप्लीशन होगा, और इसके चलते भी ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, और प्रोमिनेंट होगी। ग्लोबल वार्मिंग में ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के साबित होगा। ठीक है, अभी इंपैक्ट जो है क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग का, हमने देख लिया कि हो क्यों रहा है, एविडेंस भी देखा। अभी देखेंगे कि भाई इंपैक्ट क्या है। सबसे पहले एनवायरनमेंट पे अगर इंपैक्ट देखोगे तो आप समझ ही रहे हो कि वेदर इवेंट्स में क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज आ रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मतलब मेरा ये है कि भाई रेनफॉल हो रहा है तो खूब हो रहा है, देखा ही होगा आपने, बिहार में ही देखो पिछले कुछ सालों में यही तो हो रहा है कि रेनफॉल हुआ तो खूब ज्यादा हुआ, जब नहीं हुआ तो एकदम से जो है स्पेल आया ही नहीं, सूखा सा पड़ गया। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे फिनोमिनन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद से एसएलआर जो है, सी लेवल राइज, वो काफी तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है। सी लेवल में काफी तेजी से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और इसके काफी रिपरकशंस हैं। सबसे ज्यादा आइलैंड नेशंस को हो रहा है। मैंने बोला था ना कि वो जो इंडोनेशिया कैपिटल चेंज हुआ था जकार्ता से नुसांत्रा, वो इसका ही क्या है, एक बहुत बड़ा रिपरकशन है। उसको अपना कैपिटल ट्रांसफर करना पड़ा, और इसमें देख भी रहे हो कि 8 इंच जो है 1880 से बढ़ चुका है। ठीक, अभी ओशियन एसिडिफिकेशन, ये एक बड़ा फिनोमिनन है, और इससे मरीन बायोडाइवर्सिटी से काफी असर आ रहा है। जो फिशेस हैं, जो भी अंदर के मरीन के फ्लोरा एंड फौना है, उस पर असर आएगा। ठीक है ना, फिशरीज के प्रोडक्शन पे असर आएगा। क्लियर। लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे लैंडस्केप कैसे चेंज होगा भाई, कि आर्कटिक ओशियन जो है आइस फ्री हो जाएगा मिड सेंचुरी तक, 2050 तक आर्कटिक आइस फ्री हो जाएगा। आप सोच रहे हो कितना लीथल है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो रिस्क पे है, माइग्रेशन पैटर्न नोटिस किया जा रहा है। और ये अभी मैं जस्ट समझाया था कि जो भी एनिमल्स हैं जिनमें की एडेप्टेशन कैपेबिलिटीज नहीं है, वो माइग्रेट करेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह, और उनके पास क्या उपाय है। अरे जब गर्मी बढ़ेगी तो उनके पास एसी थोड़े ही है भाई, उनको तो माइग्रेट करना पड़ेगा ना ठंडे इलाकों में। अगर सी लेवल का ही राइज हो गया तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और सी लेवल के राइज से तो एनिमल्स क्या, इंसान भी माइग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ये सब भी देखने को मिल रहा है। तो ये इंपैक्ट भी आ रहा है। इसके बाद से स्पेसीज के सर्वाइवल पे असर आ रहा है। एक्सटिंक्शन इशू मैंने बताया ही, पहला मैमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। क्लियर। ब्लिजार्ड देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहा है, बॉम्ब साइक्लोन देखने को मिल रहा है जो भी यूएस में आया था, कितने लोगों की उसमें मौत हो गई। तो ये सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जिसके चलते काफी ज्यादा इश्यूज हो रहा है। क्लियर। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या, एनवायरमेंट पे तो हुआ, ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा भाई, इलनेस होगा। कैसे, हीट वेव आएगा, महाराष्ट्र का मैंने अभी एग्जांपल दिया। इसके अलावा इसमें एक डेटा दिया भी हुआ है कि 2018 के बाद से ऑलमोस्ट 1500 डेथ्स हो चुकी है। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये इतना मतलब क्रूशियल पॉइंट है। आप गौर से समझो कि भाई आज से पहले बिहार में 4-5 साल पहले डेंगू का केस कहां प्रोमिनेंट था। आज पूरे बिहार में जैसे ही बारिश होगी डेंगू के हर जगह केस देखने को मिलते हैं, कितने सारे डेथ हो रहे हैं। बिहार का फिनोमिनन था ही नहीं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हो जा रहा है, स्प्रेड पानी से, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे, या फिर और भी चीजें जैसे कि मलेरिया सर्च पे रहता है ना। तो ऐसे कुछ कुछ डिजीज है जो आप देखोगे कम्युनिकेबल, या फिर ऐसे जो कि क्लाइमेट चेंज से हो सकते हैं, उनके जो वेक्टर हैं जो क्लाइमेट चेंज से ही पैदा होते हैं, देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो माइग्रेशन है डिजीज का, वो नए रीजन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये भी देखा गया है बहुत बार। क्लियर है। चलो, अभी
इकोनॉमिक लॉस की बात की जाए, हमने दो चीजें देख ली हैं अभी तक, एक इन्वायरमेंट पे, दूसरा ह्यूमन हेल्थ पे। अब आता है इकोनॉमिक लॉस। ऑलमोस्ट 5 से 20% ऑफ जीडीपी को ये नुकसान करेगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि भाई 45 मिलियन इंडियंस जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के चलते। ठीक है, इसके अलावा रीलोकेशन ऑफ पोर्ट्स की भी समस्या आ सकती है। कैपिटल सिटी का तो हमने भाई देख ही लिया इंडोनेशिया केस। क्लियर है? साइक्लोनिक इवेंट जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है डैमेज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, अपने पास अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह तो है, लेकिन आप उससे कितना बचाओगे? अरबियन सी में हम तैयार नहीं थे और कुछ कुछ आया था साइक्लोन, ऑब्वियसली वो मुंबई और गुजरात जैसे बेल्ट को हिट नहीं किया, लेकिन अगर वो हिट करता तो काफी नुकसान होता, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें देखा ही नहीं गया, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है कि अरबियन सी में जो है साइक्लोन आएंगे। क्लियर है? तो ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी पे क्या असर आएगा। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि या तो ड्रॉट होगा या तो फ्लड होगा। अरे यही सब तो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होगी, है ना? तो इससे ये एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो प्रभावित होगी, भोजन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन भी तो नहीं मिलेगा। और इसका एक और भी रीजन है कि हीट जो है वो प्रोटीन कंटेंट को भी रिड्यूस कर देती है। समझ रहे हो आप बात? गेहूं में जितना प्रोटीन कंटेंट होता है, हीट की वजह से प्रोटीन कंटेंट वो कम हो जाता है। क्लियर है? इसके अलावा फिशरीज एसिडिफिकेशन बता रहा था मैं, मरीन लाइफ, फिशरीज इंपैक्ट हो रही है तो फूड सिक्योरिटी पे असर आएगा। लाइफ स्टॉक कैसे? गौर से समझो, हीट जब भी होता है तो ये देखा गया है कि जो भी काउज वगैरह या फिर बफेलो है, इनके मिल्क के प्रोडक्शन में क्या हो जाता है? काफी अंतर आता है, काफी डिक्रीज होता है मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइव स्टॉक के भी प्रोडक्टिविटी में इशू है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि कौन कौन से एफर्ट जो है वो किए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए। ऑफ कोर्स ये जो है काफी ग्लोबल फिनोमिनन है ना, सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक तो है नहीं, तो सबको मिलजुल के काम करना है। तो मैंने यही सेक्शन बनाया कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल जो पर्सन है वो क्या कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि प्लांट बेस्ड डाइट पे आप आ जाओ, नॉन वेजिटेरियन जो है उसको कम कर दो या खत्म कर दो। क्योंकि देखा गया है कि नॉन वेज जो फूड्स हैं उनके कंजम्पशन में, तो आपके जब प्लेट में आता है वेजिटेरियन फूड के मुकाबले, वो काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो आया तो आप समझ रहे हो कार्बन क्रेडिट मिला इंडिया को, दिल्ली के वातावरण में काफी सुधार हुआ। आप इमेजिन करो मेट्रो नहीं होता दिल्ली में तो क्या स्थिति होती। क्लियर है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट व्हीकल के जगह पे। इसके अलावा कंपनीज जो हैं उनको जो सीएसआर एक्टिविटीज हैं वो इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ज्यादा करने चाहिए। ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे जो है वो पैसे डाल सकते हैं। क्लियर है? स्मॉलर फैमिलीज, फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। कम लोग होंगे, कम लोग अगर होंगे तो क्या होगा? अरे ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि कम आप बच्चे पैदा करो। तो कम बच्चे पैदा होंगे तो रिसोर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी तो कम होगा। ठीक है, और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन भी एक मेजर रीजन तो है ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग नीचे आएगा। हाइब्रिड मॉडल कार्स आप यूज कर सकते हो। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? जिसमें कि बैटरी भी इनबिल्ट होती है पेट्रोल के साथ। तो जहां भी पेट्रोल का यूज कम है वहां बैटरी जो है आपको क्या कर सकती है, उस कार को चलाती है और इससे माइलेज काफी अच्छा आता है। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ई व्हीकल वगैरह भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अभी रीजनल लेवल पे क्या हो सकता है कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं
ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसके चलते काफी ज्यादा इशू है। इंसिनरेशन जब भी वेस्ट का होता है, जब भी वेस्ट को जलाते हो डिकम्पोजिशन के टाइम में, उसके मैनेजमेंट के टाइम में, तो ये एक मेजर इशू है ग्लोबल वार्मिंग का। क्लियर है? इससे ग्रीन हाउस गैस भी होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो आप इंटीग्रेटेड अगर वेस्ट मैनेजमेंट करोगे, ढेर सारे हमारे पास टेक्निक है, बैक्टीरिया से, इन सभी चीजों से सेग्रीगेट करके प्रॉपर, तो ये काफी मिनिमाइज्ड होगा टेम्परेचर का राइज। क्लाइमेट फ्रेंडली जो है कंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप जो है ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स जो होती हैं, ये कैसी होती हैं भाई, इनके बनाने में जो भी मटेरियल यूज होते हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा इसमें आप जो है ऐसे आप डिजाइन करते हो कि ऑटोमेटिक वो क्या होती हैं, उनका एयर सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि उनमें एसीज, फैंस, कूलर्स, इनकी कम आवश्यकता हो। क्लियर? इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो। मैंने बताया ना, ई व्हीकल हो गया, इसके अलावा सोलर सेल का हो गया, है ना, ये सभी चीजें। या फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब इसी का तो एग्जांपल है। ठीक है? बिहेवियरल चेंज आप ला सकते हो रीजनल लेवल पे, कि लोग जो है, स्वच्छ भारत अभियान आया तो उसे एक फायदा थोड़ा ही हुआ, उससे मल्टीपल फायदे हुए। उसमें आप देखोगे गौर से कि वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है वो अच्छे से होने लगा। प्लास्टिक भी पहले जो फूड आइटम वाले वेस्ट है उसके साथ जाता था, उसके डिकम्पोजिशन में ऑफकोर्स टाइम लग रहा है, तो हम प्लास्टिक को रिसाइकल कैसे करेंगे। तो बिहेवियरल चेंज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? वेस्ट मैनेजमेंट पे ये आ सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ये आ सकता है, सभी चीजों में आप देखोगे कि बिहेवियरल चेंज जो है काफी इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में लाएगा। ठीक है? इसके बाद से बात की जाए अगर कि ग्लोबल लेवल पे आखिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आईपीसीसी रिपोर्ट आती है कि भाई ये एक तरह से रिमाइंडर होती है कि देखो तुम लोगों ने ये डिसाइड किया था, ये ऐसा नहीं हो रहा है। 6th आईपीसीसी रिपोर्ट आई अभी हाल ही में, जिसमें ये बोला कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट है 2 मिलियन ईयर्स में। पहला ग्लेयरिंग फैक्ट। दूसरा इसने ये बोला कि जो सी लेवल राइज है वो फास्टेस्ट है 3000 ईयर्स में। ठीक है? आर्कटिक सी आइस वाला जो एरिया है वो लोएस्ट है 1000 साल में। अब बस फैक्ट देखते जाओ, यही ये रिमाइंड कराता है। ठीक है? और ग्लेशियर का जो रिट्रीट है वो अनप्रेसिडेंटेड है 2000 साल में। ठीक है? तो इतनी सारी बातें तो हो रही है, कॉप पे कॉप हो रहे हैं, है ना, ये समिट वो समिट, लेकिन स्थिति ये है। तो ये जो रिपोर्ट है वो काइंड ऑफ नोटिफिकेशन है, रिमाइंडर है, जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट बिहार, कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी थ्रेटनिंग आगे साबित हो सकता है। ये देख रहे हो आप डेटा, क्लियर है? कॉप समिट्स जो है वो होते रहते हैं। ठीक है? एक कॉप समिट्स का सबसे पहला काम यही है कि भाई कैसे भी करके इस लिमिट को अचीव करो, 1.5 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, नटशेल में अगर मैं बात करूं तो। ठीक है? पेरिस क्लाइमेट डील जो है इसी को अफॉर्म किया था। ठीक? ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है वो लिया गया कि भैया मीथेन का लेवल मैंने बताया ना कितना ज्यादा हो गया था, तो उसको भी कम करने की जरूरत है। ठीक? सुवा एक्सपर्ट डायलॉग ये बात किया गया था कि भाई क्लाइमेट चेंज के चलते जितने भी लॉस एंड डैमेज हो रहा है उसको भी स्टडी करने की जरूरत है। और अगर लॉस एंड डैमेज हो रहा है तो कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह किया जाए, आपस में देश कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे कि इस लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर? किगाली अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था? आपको ये तो ओजोन लेयर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने किसको कम किया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इसके जगह पे क्या आया था? HFC। अभी HFC को देखा गया कि भाई ये भी जो है पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, तो फिर किगाली में ये डिसीजन लिया गया कि इसके लेवल को भी कम करने की अब जरूरत है। आई थिंक 2047 तक का टारगेट शायद रखा गया था। क्लियर? सॉरी। अब गवर्नमेंट ऑफ, ये तो ग्लोबल लेवल बात हो ही गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? ठीक है? ऑब्वियसली हम बहुत काम कर रहे हैं। हम भले ही डेवलपिंग नेशन है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है,
हमारे ग्रोथ रेट को बढ़ाना काफी जरूरी है, लेकिन इसके बीच का बैलेंस रखते हुए इंडिया ने काफी कमेंडेबल काम किया, मैं बोलूंगा। क्लियर? हम लोगों ने 2008 में ही ये 8 मिशन लेकर के आया नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में, और ये आप देख सकते हो कि हमने अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कवर करने की कोशिश की, जो जो इश्यूज थे क्लाइमेट चेंज के। एग्रीकल्चर को आप बोल लो, इसके अलावा आप नॉलेज के मामले में बोल लो, कैसे जो है अवेयरनेस फैलाना है। सोलर मिशन हम लेकर के आए कि भैया एनर्जी में भी ग्रीन एनर्जी को कैसे इंट्रोड्यूस करें। एनर्जी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग हमने बात की। ग्रीन इंडिया, है ना, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, हमने अपने क्रायोस्फीयर अगर कह लो जो आइस कैप्स है उनके रिगार्डिंग बात की। जो वाटर मिशन हमने लॉन्च किया कि भाई वाटर की समस्या ना हो, है ना, तो रेजिलियंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से हमने तैयार किया हर एक सेक्टर्स में कि क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटा जा सके, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सके, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से होता है। क्लियर? अभी पैट स्कीम भी आई। इस पैट स्कीम क्या होता है? परफॉर्म, अचीव, ट्रेड। ये इसमें कुछ नहीं था, इसमें मेनली जो एफिशिएंसी थी, एनर्जी एफिशिएंसी, उसको बढ़ाने की बात की गई थी। EIA हम लेकर के आए कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो इन्वायरमेंट को नुकसान मत करो, सिंपल। आप जो है प्रॉपर डिस्कशन करो, एक रिपोर्ट दो कि भाई ये नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान हो रहा है तो प्रोजेक्ट को क्या हुआ होगा, प्रोजेक्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, पेड़ लगाने का जो है हम लोग प्रोग्राम किया। लाइफ हम लेकर के आए, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। इसके अलावा ISA लेकर के आए। ISA के थ्रू तो इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग आप कह लो, इसको तो टैकल कर ही रहा है, इसके साथ साथ अपना डिप्लोमेसी भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हमने। आइलैंड जो नेशन से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ठीक है, रेजिलियंस की बात की। और ये जो है कैंपा भी हम लेकर के आए। क्लियर है? तो ये सारी जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। आप इसमें से आपको जितने याद है वो अच्छे से लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने इतने सारे दे दिए हैं कि आप आसानी से जो है इस स्पेक्ट्रम को कवर कर ले जाओगे। क्लियर? अब क्या है कि नगर वन उद्यान योजना, ठीक है, ये भी एक स्कीम थी कि भाई सिटीज में देखा गया कि अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो देखा गया कि भाई रात के टाइम में, क्योंकि कंक्रीट जो है काफी ज्यादा यूज होता है बिल्डिंग्स में, तो ये देखा गया कि वहां पे एक अलग तरीके की जो है क्या है टेम्परेचर में राइज हो रहा है कि कहां पे, अर्बन एरियाज में। तो देख बोला गया कि एटलीस्ट 25 हेक्टेयर्स में जो है क्या करेंगे हम, वन का एफॉरेस्टेशन मतलब करेंगे। ठीक है, वन लगाएंगे। क्लाइमेट फ्रेंडली जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को प्रमोट किया गया। ठीक है, उसके इमिशन नॉर्म्स तो सुनते हो ना, तो स्टेज बोलो स्टेज 6, स्टेज 4 से हम सीधे स्टेज 6 पे आ गए। ठीक है ना, जो फ्यूल का नॉर्म है जिसमें सल्फर वगैरह कंटेंट को हम मिनिमाइज करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, तो हम एमिशन नॉर्म्स में भी काफी अच्छे अभी। क्लियर? अरे समझ रहे हो ना, स्टेज 4 स्टेज 6 ये इस टाइप की गाड़ियां जो आती हैं उसकी बात हो रही है। फॉरेस्ट्री सेक्टर की अगर बात की जाए तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी हम लेकर के आए। ठीक है, कि कैसे जो है फॉरेस्ट को हम कंजर्व करें प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? और इसके इंटेंडेंट बेनिफिट्स और इसके चलते जो कार्बन स्टॉक है हमारा वो कैसे प्रिजर्व रहे। ठीक है ना, फॉरेस्ट जो एक मेजर स्टॉक रखते हैं कार्बन का, तो उसको कैसे कंजर्व करना है इसकी बात हुई। पंचामृत की बात हुई। ठीक है, मोदी जी ने बोला COP26 में कि भाई हम पंचामृत को फॉलो करेंगे। पंचामृत के कुछ कुछ पॉइंट्स देख लो, आप सबको पता होगा कि 2070 तक जो है हम नेट जीरो अचीव करेंगे। क्लियर? इसके अलावा नेट जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है कि भैया कोई भी कार्बन एमिशन हमारे यहां से नहीं होगा, जितना कार्बन होगा उतना एब्जॉर्ब भी हो जाएगा एमिशन। क्लियर? इसके बाद से टोटल जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो जो है 1 बिलियन टन के अराउंड हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, अरे समझ रहे हो? इसके बाद जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कंपोनेंट हम 50% कर देंगे 2030 तक। जो भी एनर्जी हमारे यहाँ बनेगी उसमें से 50% रिन्यूएबल एनर्जी से है। कार्बन इंटेंसिटी को जो है वो 45% तक हम जो है कम करेंगे 2030 तक। जितना भी कार्बन इंटेंसिटी अभी है उसमें डिक्रीज आएगा 45%।
ठीक है। और नॉन फॉसिल एनर्जी जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ाएंगे 500 गीगावाट तक, ठीक है। ये सारे जो है पंचामृत में, ठीक है। 5 बड़े गोल्स है इंडिया के, काफी अच्छे गोल्स है। और इसके रिगार्डिंग आप देख भी रहे हो बहुत काम हो रहा है, ठीक है ना। सोलर जो एनर्जी है इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया गया पिछले कुछ सालों में। विंड एनर्जी पे हम काफी काम कर रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है काफी सैंक्शन किए जा रहे हैं। और जो भी थर्मल बेस्ड हमारा पावर है उसको अब थोड़ा बहुत कम किया जा रहा है। इसका शेयर काफी बड़ा है कुछ सालों में। आईएसए कह लो आप, या ये जो कमिटमेंट है 500 गीगावाट का, इसमें मेजर चंक सोलर का है, ऑलमोस्ट 175 के अराउंड है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट जो है उसने भी एक काफी अच्छा स्कीम लेकर के आई, वो जल जीवन हरियाली, जिसके तहत जो है पेड़ भी लगाए गए और जो भी पॉन्ड्स वगैरह है उनके अक्रॉस भी क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख करके उसका क्रिएशन हुआ, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे कि आप वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि वे फॉरवर्ड काफी क्रूशियल होता है कि आखिर आपको अब क्या करना है, ठीक है। तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड पता होगा। ये जो है आई थिंक 10 में आया था और इसके तहत जो है ये बात की गई थी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो $1 बिलियन के अराउंड जो है हर साल देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोजेक्ट्स में अपने लगाने के लिए, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपट सके, ठीक है। मिटिगेशन एक तरह से मेजर था। इसमें जो है इसको बढ़ाने की और जरूरत है, ठीक है। इसके बाद जो है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं इसको भी प्रमोशन की जरूरत है अपकमिंग पॉलिसीज में। जो भी हमारी पॉलिसीज आ रही हैं उसमें ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में उनको थोड़ी बहुत छूट दी जाए कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में और इन्वॉल्व हो, ठीक है। इसके अलावा अभी ग्रीन प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि भाई जैसे कोच्चि एयरपोर्ट है या कोई ऐसा एयरपोर्ट है जो कि ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया मतलब उसका जितना भी पावर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स से आ रहा है। ये सभी चीजें ऐसे समझो आप। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ाओ ना आप। कोई भी ऐसी रेल है उस पर आपने सोलर पैनल लगा दिया, उसका पावर जो है सोलर पैनल से ही आ जा रहा है, उसको ऐसे किसी थर्मल बेस्ड सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। कैंपा का जो फंड है, कैंपा आपको पता है, अरे कंपनसेटरी जो एफोरेस्टेशन जो फंड था कि भाई आप कहीं भी जंगल को काट रहे हो, किसी कोई प्रोजेक्ट अगर लग रहा है तो जितना आपने काटा उसका कुछ सर्टेन टाइम्स जो है उतना फंड आप दोगे, जिससे कि और दूसरी जगह पे पेड़ आप लगवाओगे, ठीक है। तो ये फंड काफी ज्यादा आइडल था, ठीक है ना। तो एक एक्ट आया 2016 में, उस एक्ट के तहत कहा गया कि भाई इसका जो है फंड आप यूटिलाइज करना चालू करो, स्टार्ट करो। और इस फंड का भी देखा गया काफी मिसयूज हुआ। सोशल सेक्टर स्कीम्स में इसको लगा दिया गया, हेल्थ सेक्टर में, जबकि ये तो ऑब्वियसली पेड़ लगाने के लिए था। इसका मिसयूज काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए। जो इन्वायरमेंटल पर्पस है जिसके लिए इसको सैंक्शन किया गया उसको यूज करो। बिहार गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर जो है वो प्लान कर सकती है कि हर तरीके से वो कैसे जो है मिटिगेट कर सके या मिनिमाइज कर सके ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि हीट वेव जो है वो डोमिनेट कर रहा है, फ्लड जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो अभी क्या कर सकती है बिहार गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग? अरे टॉलरेंट सीट दे सकती है, सबसे पहले आप यही बोल दो, ठीक है। हीट वेव आ रहा है तो इरिगेशन को और रोबस्ट करो, ठीक, कर भी रही है। गंगा जल योजना जो अभी आई हुई थी, जिसमें कि जो भी साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनमें गंगा के पानी को पहुंचाया जाएगा, कोसी मेचर इंटरलिंक प्रोजेक्ट, ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं इस पर और भी काम करने की जरूरत है। टॉलरेंट सीट आप दो, ये दो, अर्ली वार्निंग सिस्टम को जो है सही करो, यही सब तो मेजर्स है। तो ये सभी जो है बिहार गवर्नमेंट को प्लान कर सकती है, करना चाहिए भी। और EIA नॉर्म्स जो है इसका भी काफी मिसयूज होता है, देखा गया कि प्रोजेक्ट लग गया, उसमें जो प्रोजेक्ट प्लेयर्स थे उन्होंने सही से रिपोर्ट नहीं दी या रिपोर्ट में इशू हो गया, ठीक है ना। उसके बाद का जो मॉनिटरिंग होता है उसमें इशू देखा गया है। तो EIA नॉर्म्स में जो ढिलाई नहीं बरत सकते हैं आप, इसको भी काफी स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। डेवलप कंट्रीज को जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अभी मान लेनी चाहिए कि भाई आप जो है इसमें लीड लो कि आपको क्लाइमेट चेंज के जो भी इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना है।
ये जो लाइन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं थोड़ा समझाता हूं इसको। ये देखा गया क्लाइमेट चेंज जो बोला गया कि भाई क्लाइमेट चेंज आखिर हुआ, क्लाइमेट चेंज आखिर हो क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आखिर हो क्यों रहा है, तो ये देखा गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद, मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो जो भी आप डेवलप कंट्री देख रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, तो जो भी डेवलप कंट्री थी, यूएस, ठीक है, यूके, ये जो भी कंट्रीज है, यूरोपियन में मैक्सिमम कंट्रीज, ठीक है ना, या G7 में जितनी कंट्रीज आप बोल सकते हो, इन सब ने जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से काफी पैसा कमाया, है ना, वो डेवलप भी हो गई, लेकिन उसके वजह से जो कार्बन एमिशन हुआ, उससे तो पूरा ग्लोब इंपैक्ट हुआ, पूरे धरती पे असर आया। अभी हम लोग जो है, जब क्लाइमेट चेंज की बात आई कि भाई इसको मिटिगेट कैसे किया जाए, ठीक है ना, और क्योटो प्रोटोकॉल से जो है ये बहस चालू हुई, दोहा राउंड, है ना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, आज अभी हम जो इजिप्ट में अभी जस्ट हुआ है ना, तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये जो भी डिस्कशन हो रहा है, इसमें डेवलपिंग कंट्री का एक ही कंसर्न है कि भाई आप डेवलप कंट्री जो भी आप लोग हो, आपने पहले काफी पैसा कमाया और इसके चलते क्लाइमेट पे काफी असर आया, तो आप ये बात पहले मानो कि इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इनिशिएट ऑल द मेजर्स टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, चाहे वो मिटिगेशन मेजर्स हो, चाहे वो प्रिवेंशन वाले मेजर्स हो, ठीक है। तो ये, और इसी के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह इनिशिएट किया गया, और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे आप लिख रहे हो, लेकिन ये थीम आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाई दिस डेवलप्ड कंट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल। क्लियर है। अगली बात की जाए कि भाई R&D जो है ग्रीन टेक में बढ़ाने की जरूरत है, वर्टिकल फार्मिंग हो गया, प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट हो गया, ये प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट वगैरह जो है एसी फ्रिज में आ रहा है कि भाई इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप रखो, इससे ज्यादा नीचे मत करो, इससे और ग्लोबल वार्मिंग होती है। अरे 24 डिग्री पे आप एसी सेट करके रखो ना, तो कौन जरूरी है आपको 16 डिग्री पे करने का, जहां पे अच्छी इफिशियंसी मिलती है वहां पे रखो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सोलर इंजीनियर, जियो इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भैया जो भी क्लाउड्स हैं उनको आप और ब्राइट करो कि उनका अल्बीडो और बढ़े, वो सोलर इंसुलेशन को कम एब्जॉर्ब करे, ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का क्या हो, इंपैक्ट कम हो। CCUS, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, जो भी कार्बन है उसका आप कैप्चर करने का मैकेनिज्म बनाओ। ये क्या है, नई टेक्निक है कि बासाल्टिक रॉक वगैरह से हम जो है क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं। आपने पढ़ा होगा आइसलैंड ने जस्ट बनाया था थोड़े दिन पहले, बहुत बड़ा कार्बन कैप्चर स्टोरेज वाला सिस्टम। तो ये हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कार्बन को आप जो है स्टोर करके पृथ्वी के अंदर डाल दो, और इससे क्या होगा, कार्बन चूंकि एब्जॉर्ब हो गया तो ग्रीन हाउस गैस ऑब्वियसली क्या होगा, एक तरह से एब्जॉर्ब हुआ, जो कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इंड्यूस कर रहा है। क्लियर। अगली बात है कि भाई कंक्लूड कैसे करोगे। ये काफी जेनरिक टॉपिक है, आपको इसमें इनोवेटिव होना पड़ेगा थोड़ा। मैंने बता रहा था इंट्रो के टाइम में भी और थोड़े बहुत कंक्लूजन के टाइम में भी। क्लियर है। इसलिए मैंने ढेर सारे थोड़े बहुत पॉइंट दिए हैं, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो पॉइंट उठा करके आप कंक्लूड कर सकते हो अपने तरीके से। क्लियर है। तो ऐसे आप लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग जो एक प्रेसिंग इशू है, छुपा हुआ नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि वर्ल्ड के पूरे कॉर्नर को इंपैक्ट कर रहा है, सभी कॉर्नर को इंपैक्ट कर रहा है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। ट्रंप ने बोल दिया कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हैं क्योंकि हम पे इंपैक्ट ही नहीं है, तो वो अलग बात है लेकिन इससे कोई भी अछूता नहीं है। एविडेंस जो भी है आपके सामने है, और ये क्लियर करते हैं कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और भी एंथ्रोपोजेनिक जितने भी रीजन है, इसके चलते अर्थ का क्लाइमेट जो है काफी तेजी से बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग रियल है। ठीक है। इसके चलते जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, सी लेवल राइज के रूप में, इन्वायरमेंटल रिफ्यूज याद आ रहा है आपको, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सिटी याद आ रहा है ना, तो ये सभी चीजें, नेचुरल डिजास्टर्स भी जो देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेटिक क्या जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं वो, और वेदर पैटर्न में भी चेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अभी आप देख लो, अभी जो इस टाइम पे जो
समर का हाल है वो ऑलमोस्ट मई में होता है, अप्रैल में ये हालत है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अभी से हीट वेव चालू हो गए, ये सब वेदर पैटर्न में ही तो चेंज हो रहा है। क्लियर है? इसलिए क्रूशियल है कि हम जो भी एक्शन ले मिटिगेट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को, उसमें क्या हो कि भाई हम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को कम करें, हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें, इसके रिगार्डिंग हम काम कर भी रहे हैं, हमारा देश भी कर रहा है, ग्लोब भी पूरा कर रहा है, और प्रमोट करें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को। इसका मतलब कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, क्लियर है? वेजिटेरियन बनिए, ठीक, नॉनवेज को छोड़िए, ठीक है? इसके बाद से जो है आप कोट एक डाल सकते हो कि भाई मार्गरेट मीड इन्होंने बोला कि वी वोंट हैव ए सोसाइटी, अगर हमने जो है इन्वायरमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आप किस समाज की कल्पना करोगे जब आपने अपने इन्वायरमेंट को ही नष्ट कर दिया? तो ग्लोबल वार्मिंग कह लो या थ्रू क्लाइमेट चेंज कह लो, आप कैसे समाज की स्थापना कर रहे हो? क्लियर है? तो इसलिए हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल लेवल पे हमने बात की थी, रीजनल लेवल पे भी हमने बात की, ग्लोबल लेवल पे भी हमने बात की। ये तीनों लेवल है, इनका एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करना काफी जरूरी है। एक सिंगल जो पर्सन है उस पे भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे जो है अपने एक्शन को इनिशिएट करे, अपने एक्शन को सिंक्रोनाइज्ड करे एक प्रॉपर वे में, कि वह जो है ग्लोबल वार्मिंग का ये जो भी इंपैक्ट है उसको कम कर सके। तो यही ये बोल रहा है कि हम जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी कि अपने इस प्लेनेट को बचाएं। किसके लिए? अरे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, एक साथ मिल करके। क्लियर है? ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर हम इंश्योर कर सके अपना, ठीक है? और तो ऐसे आप जो है कंक्लूड करोगे। क्लियर हुआ? चलो, तो हमने समझा इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग पे आपको कैसे ऐसे लिखना है। इस ऐसे में आपको मैंने जो है ये सभी चीजें नहीं बताई कि भाई आप लिखोगे कैसे, वो पिछले लेक्चर में डील कर चुका। आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर पहले देखिए कि भाई आर्ट ऑफ एसे राइटिंग क्या है। आज मैंने जो बताया उससे आपका जो है फॉर्डर मटेरियल तैयार हो गया कि आप ग्लोबल वार्मिंग का अगर ऐसे आएगा या क्लाइमेट चेंज पे आएगा या इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी पे आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये सारे पॉइंट्स काफी क्रूशियल है। क्लियर है? तो आप इस ऐसे को अटेम्प्ट करो, फिर से मेल पे भेजो, ठीक है ना? और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो ताकि कंटेंट कंटिन्यूअस आपके पास पहुंचता रहे। और भी बहुत सी वीडियोस हैं हिस्ट्री की, साइंस एंड टेक की, है ना, पॉलिटी की, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो आ सकते हैं। हिस्ट्री वाले हमने प्रॉपर एनालाइज करके जो है क्वेश्चन तैयार किए हैं कि ऑलमोस्ट वो आ जाएंगे, ठीक है ना? तो आप उनको देखो, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करो। 68th मेंस की तैयारी आपकी अच्छी हो रही होगी, मैं आशा करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।